गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे बुक 2 का। उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो देख लो, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल पर्सपेक्टिव से भी, और आगे भी आपको ये चैप्टर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। काफी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें हैं, ठीक है। जिनके पास हिस्ट्री है उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट हमने पूरा चैप्टर पिछली वीडियोस में कवर कर दिया है, तो आज कुछ चीजें बची हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहली बात, हमने बात करी थी कि उस टाइम पे कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, रजवाड़े थे। तो उनमें से कुछ रजवाड़े जो है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो उनके नाम मैं आपको लिखवा दे रही हूँ। सम प्रिंसली स्टेट्स। तो पहला है जूनागढ़, सेकंड मणिपुर, थर्ड हैदराबाद, एंड फोर्थ जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इजी है, JNK, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। आप सब लोग इन चार जगहों को मैप में प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में ऐसा देखा गया है कि इनको मैप में रख लिया जाता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जगह है। ठीक है, तो इनको आप एक बार मैप में पढ़ लेना। अब आ जाते हैं हम लोग अपना एक छोटा सा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हम लोगों को पढ़ना है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया जब आजाद हुआ था तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो बहुत बच्चे बहुत आराम से कह देंगे कि हाँ जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। और अगर मैं पूछूं कि इंडिया जब आजाद हुआ था तब इंडिया का प्रेसिडेंट कौन था, तो बहुत बच्चों को नहीं पता है। बट आप पॉलिटिकल के स्टूडेंट हो तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रेसिडेंट थे। अब आ जाते हैं एक ऐसी चीज पे जो कि मोस्ट मतलब बहुत ही कम बच्चों को पता होगा कि उस टाइम पे हमारे होम मिनिस्टर कौन थे। जैसे अभी के समय में है ना, अमित शाह जी हैं हमारे होम मिनिस्टर। तो उस टाइम पे कौन था जब इंडिया आजाद हुआ था, इंडिपेंडेंस के टाइम पे, उस टाइम की बात हो रही है ये। ठीक है। तो हमारे होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये तीन आपके लिए इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं। ठीक है, इनको अपने दिमाग में हमेशा रखना। ये तो तुम्हें याद ही है, एक ये दो को भी अपने दिमाग में रख लेना। अब मेरा क्वेश्चन है कि आप लोगों ने इतनी सारी चीजें पढ़ ली हैं इस चैप्टर में, क्या कोई मुझे बता पाएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या रोल था इंडिपेंडेंस के टाइम पे या इंडिपेंडेंस के बाद में, उनका क्या रोल था? तो किसी को नहीं पता, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिन बच्चों को पता है उनको वेरी गुड, और जिनको नहीं पता है उनको मैं बताती हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल ये था कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, जब इंडिया को आजादी मिली थी, उस टाइम पे 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। इंडिया में इतने सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब इंडिया छोटे छोटे रजवाड़ों से घिरा हुआ था। और ये वो प्रिंसली स्टेट्स थे जो इंडिया में नहीं मिलना चाहते थे, क्योंकि इनके पास ये ऑप्शन था कि या तो ये आजाद रह सकते हैं, या ये पाकिस्तान में मिल सकते हैं, या ये इंडिया में मिल सकते हैं। बट इन्होंने चूज किया था कि ये आजाद रहेंगे, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती थी। क्यों हो सकती थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बट जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उन्होंने इन सब को इंडिया में मिलाया। ये उनका बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, तो ये पॉइंट एक मैं आपके लिए लिखवा दे रही हूँ इंपॉर्टेंट। कई बार इसको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लेता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और ये आपके नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि क्या रोल प्ले किया था उन्होंने, क्यों हमें उनकी जरूरत थी। ठीक है, तो ड्यू टू लीडरशिप ऑफ सरदार पटेल, प्रिंसली, ये प्रिंसली है,
प्रिंसली स्टेट्स वर यूनाइटेड इन इंडिया, उनकी वजह से प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो इंडिया में यूनाइट हो गए थे। अब आ जाते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, वो है कि जब इंडिया आजाद हुआ था ना तो उस टाइम पे एक और चीज करी गई थी, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। आजादी से पहले ना इंडिया में मतलब स्टेट्स में बंटवारा नहीं था, ठीक है, आजादी के बाद ये स्टेट्स में बांटे गए थे, इसको स्टेट्स में क्लासिफाई किया गया था। तो कई बार इसके पॉजिटिव पॉइंट्स पूछ लेता है, कई बार इसके नेगेटिव पॉइंट्स पूछ लेता है। तो पहले हम लोग पॉजिटिव पॉइंट्स देखते हैं कि इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या थे। तो सबसे पहले तो पॉजिटिव पॉइंट यही थे कि ये बाउंड्री को डिटरमाइन कर रहा था, मतलब हम लोगों को ये समझ में आ रहा था कि इंडिया की बाउंड्री कहाँ तक है, कितना एरिया है इंडिया के पास, ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई थी स्टेट्स में बांटने की वजह से। दूसरा, जो ये डाइवर्जन हुआ था ये हुआ था लैंग्वेज और सेम कल्चर की वजह से, ठीक है। तो इसकी वजह से जो लैंग्वेज और सेम कल्चर वाले लोग थे वो सब एक जगह पर आ गए थे, ठीक है, उनको एक अलग आइडेंटिटी दे दी गई थी जो एक तरह से पहले नहीं थी, ठीक है। लैंग्वेज और सेम कल्चर के बेसिस पर ये बंटवारा हुआ था और इसकी वजह से उनको एक अलग आइडेंटिटी दी गई कि हाँ ये यहाँ के लोग हैं, ये इस कल्चर को फॉलो करते हैं। अब आ जाते हैं नेगेटिव पॉइंट्स पे, क्योंकि इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी थे। तो नेगेटिव पॉइंट पहला तो ये था कि अब लैंग्वेज के बेस पे इंडिया को बांट दिया गया। अगर हम इसी को देखें तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी देख हो सकता है और यही एक नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है कि लैंग्वेज के बेसिस पे इंडिया के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए, उसको बांट दिया गया, उसको तोड़ दिया गया, आप कुछ भी कह सकते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ कंट्री, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज ब्रेक डाउन ऑफ कंट्री। और क्या हुआ, जब ये सब चीजें चल रही थी ना उसकी वजह से ये हुआ कि जो गवर्नमेंट थी उसका ध्यान भटक गया और जो मेन प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे वो मतलब सॉल्व नहीं हो पाई, जो मेन इश्यूज थे उनके उससे ध्यान भटक गया। जैसे पॉवर्टी था, ये मेन इशू था कि उस टाइम पे भूखमरी चल रही थी, तो गवर्नमेंट का ध्यान उससे हटके ये बाउंड्रीज की तरफ लग गया, ठीक है। डाइवर्ट द attention of government from main issues, ठीक है। तो ये दो नेगेटिव पॉइंट्स थे और दो पॉजिटिव पॉइंट्स थे। इतना ही था आपका चैप्टर, आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ये आपका बेसिक है आगे के चैप्टर्स को पढ़ने के लिए। तो जिन्होंने नहीं देखा है ये पूरा चैप्टर को वो देख लो, क्योंकि मैं दोबारा वही कहना चाहूंगी कि आप लोग टाइम दे रहे हो, आप चाहे कितना भी टाइम दो बट उसका आपको हमेशा ये होना चाहिए कि आपने उस टाइम में से क्या निकाला, आपको क्या नॉलेज आया, ठीक है। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।